हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम रिट के बारे में पढ़ेंगे कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए देरी न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 में जिन 5 रिटों की चर्चा की गई है उनका मूल संबंध इंग्लैंड की न्याय प्रणाली से है। आर्टिकल 32 में जिन 5 रिटों की चर्चा की गई है उनका मूल संबंध इंग्लैंड की विधि प्रणाली से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत एवं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकती हैं। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो हमने क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र में किस प्रकार से भिन्न है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और भी उद्देश्य को लेकर रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस अदर पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय अदर पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। सेकंड हम पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या सरकार के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एनी पर्सन प्लस एनी गवर्नमेंट के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अपने राज्य से रिलेटेड व्यक्ति प्लस गवर्नमेंट के मामले में रिट जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र हाई कोर्ट से ज्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेका अनुसार है, इसीलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। स्टूडेंट्स, इस थर्ड पॉइंट में हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 32 के तहत रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र को नकार सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम अनुच्छेद 32 व 226 के रिटों के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। न्यायालय बंदीकरण के आधार पर विचार करता है और यदि वह कानून सम्मत नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निवारक नजरबंदी में भी जारी की जा सकती है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब हिरासत कानून सम्मत हो, हिरासत कानून सम्मत हो, या फिर कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश रिट के द्वारा न्यायालय लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करे। लोक अधिकारियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके अपवाद हैं। लोक अधिकारी में इसके दो अपवाद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। और अन्य स्थितियों में भी रिट जारी नहीं की जा सकती। फर्स्ट पॉइंट, निजी व्यक्तियों या निजी इकाई के विरुद्ध, या फिर ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रतिषेध रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। इस रिट के द्वारा न्यायालय न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्यवाही करने से रोकता है। जो प्रतिषेध रिट होती है वो किसके विरुद्ध जारी होती है? न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध। इस रिट के द्वारा न्यायालय न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्यवाही करने से रोकता है। एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के केस ही देखेगा। हम कह सकते हैं कि इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार का अतिक्रमण करने से रोकना है। परमादेश और प्रतिषेध रिट में दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। फर्स्ट पॉइंट, परमादेश रिट सामान्यतः कुछ करने का आदेश देती है, जबकि जो प्रतिषेध रिट होती है वह कुछ करने से रोकती है। जो परमादेश रिट होती है वह कुछ करने का आदेश देती है, जबकि जो प्रतिषेध रिट होती है वह कुछ करने से रोकती है। सेकंड पॉइंट, प्रतिषेध रिट सिर्फ न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है, जबकि जो परमादेश रिट होती है वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्राधिकारियों के प्रति जारी की जाती है। जो प्रतिषेध रिट होती है वह सिर्फ न्यायिक प्राधिकारियों के लिए जारी होती है, न्यायिक प्राधिकारियों, जबकि जो परमादेश रिट होती है वह न्यायिक प्लस प्रशासनिक दोनों के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेक्षण रिट भी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा भी क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोका जाता है, लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, उत्प्रेक्षण रिट कार्यवाही के दौरान जारी होती है, जबकि उत्प्रेक्षण रिट कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय सुने जाने के बाद जारी होती है। यहाँ प्रतिषेध, जो प्रतिषेध रिट
कार्यवाही के दौरान होती है, जबकि उत्प्रेक्षण रिट कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय सुने जाने के बाद जारी होती है। सेकंड पॉइंट, प्रतिषेध का उद्देश्य जारी कार्यवाही को रोकना है, जबकि उत्प्रेक्षण का उद्देश्य निर्णय को समाप्त करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिषेध रिट किसी न्यायिक कार्यवाही के शुरुआती चरण में दी जाती है। जो प्रतिषेध रिट होती है वह कार्यवाही के शुरुआती चरण में दी जाती है, जबकि जो उत्प्रेक्षण रिट होती है वह कार्यवाही हो जाने के बाद दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। इस रिट के द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। न्यायालय इस रिट का प्रयोग कार्यवाही के रूप में प्रयोग करता है। यह रिट तभी जारी हो सकती है जब कुछ शर्तें पूरी हों। फर्स्ट पॉइंट, जिस व्यक्ति के अवैध अधिकार की शिकायत की गई है वह सार्वजनिक पद पर होना चाहिए और वह पद स्वतंत्र प्रकृति का हो। सेकंड पॉइंट, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यह रिट जारी करे या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आर्टिकल 32, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 2 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट का उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। थर्ड पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट जारी करने का प्रावधान है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार की। भारत में रिट प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड विधि प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय मौलिक तथा अन्य कानूनी अधिकारी दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय। उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध रिट में प्रमुख अंतर क्या है? प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान जारी होती है, जबकि उत्प्रेक्षण रिट कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय सुने जाने के बाद जारी होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।